इसमें इस आर्टिकल में बताया जा रहा है कि 1980 के बाद से ही जो है भारत में असमानता बढ़ी, क्योंकि भारत ने क्या करना शुरू किया, उसके बाद से अडॉप्ट करना शुरू किया मार्केट्स को। मार्केट इकोनॉमी स्टार्ट हुई। जैसे शेयर ऑफ बॉटम 50% इन टोटल नेशनल इनकम ड्रॉप फ्रॉम 23.6% इन 1982 टू 15% इन 2022। ये बता रहा है कि जो बॉटम मतलब नीचे के 50% लोग हैं, उनकी जो नेशनल इनकम थी वो कितनी हुआ करती थी उस टाइम पर। ये हुआ करती थी 1982 में 23.6% इनकी हिस्सेदारी थी नेशनल इनकम में, जो कि 2022 में घटकर कितनी हो गई, 2022 में घटकर हो गई 15%। जबकि इनका इनकम शेयर जो था इनका जो इनकम शेयर था वो इनकम शेयर ऑफ द टॉप 10%, मतलब कि जो टॉप 10% का इनकम शेयर है वो उस टाइम पर 30.1% था, जो कि अभी 2022 में बढ़कर कितना हो गया, 57.7%। मतलब 30.1% से बढ़कर कहाँ पहुंच गया, 57.7%। ये उस टाइम का पूरा डेटा है, ठीक है। अब दूसरी बात क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया वॉज स्टैग्नेंट। मतलब जो इकोनॉमिक ग्रोथ है इंडिया की वो स्टैग्नेंट, रुकी हुई थी, ठीक है। क्यों रुकी हुई थी, क्योंकि क्योंकि उस टाइम पर हमने कौन सा मॉडल अपनाया हुआ था, सोशलिस्टिक मॉडल, ठीक है। कौन सा मॉडल अपनाया था, सोशलिस्टिक मॉडल। तो सोशलिस्टिक मॉडल में जो इकोनॉमी होती है वो स्टेगनेंट ही रहती है, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लोज्ड मार्केट रहता है तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने का कोई चांस नहीं है, ठीक है। इसीलिए तो अमेरिका रूस से बहुत आगे चला गया। उसका सबसे बड़ा कारण क्या था, सोशलिस्टिक इकोनॉमी, ठीक है। और जब आगे देखिएगा उसके बाद क्या हुआ, एंड बिगेन टू राइज, मतलब थोड़े थोड़े दशकों तक क्या था, स्टार्टिंग से थोड़े दशकों तक 1900 तकरीबन 1980 तक जो है वो स्टेगनेंट रहा, ग्रोथ बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं रही। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में जो ग्रोथ है वो बढ़ती रही। अब देखिएगा कि कितनी ग्रोथ थी जब स्टेगनेंट, जब सोशलिस्टिक टाइम का भारत था, केवल 1.6% ग्रोथ थी। ग्रोथ रेट कितना था, 1.6%। लेकिन जब भारत ने मार्केट इकोनॉमी अपनाना शुरू किया, ठीक है, 1960 से 1990 तक एक 1.6% ग्रोथ थी। और भारत ने जब एक मार्केट इकोनॉमी अपनाना शुरू किया, तब 1990 से 2022 तक जो भारत का ग्रोथ है कितना है, 3.6%। ये अच्छी ग्रोथ मानी जाती है, 3.6% की ग्रोथ, ठीक है। ये पूरा मामला है। अब थोड़ा मामले को और गहराई से समझिएगा कि कुछ ट्रेंड हमें बताते हैं कि जो नीचे के 50% लोग हैं, नीचे के 50% लोग हैं, उनमें क्या हुआ है, उनके नेशनल इनकम में गिरावट आई है, ठीक है। क्या आई है, नेशनल इनकम में गिरावट आई है। अच्छा, नेशनल इनकम में गिरावट तो आई है, लेकिन उनके उनके रियल इनकम में, उनकी जो वास्तविक इनकम है उसमें तथा उनके लिविंग स्टैंडर्ड में कोई गिरावट नहीं आई है। ये बात समझिएगा, लिविंग स्टैंडर्ड में कोई गिरावट नहीं आई है। नेशनल इनकम जो है उसमें गिरावट आ रही है, अलग बात है। लेकिन इनके रियल इनकम या इनके लिए मतलब जीवन का जो स्तर है उसमें गिरावट नहीं आएगी। आप सीधे समझिए ना कि 1970 80 1990 में कैसे लोग जीते थे और अभी कैसे जीते हैं। उस टाइम पर क्या लोगों के पास एसी हुआ करती थी, बहुत ज्यादा लोगों के पास तो नहीं होती थी। न तो कूलर हुआ करता था, न तो मैक्सिमम लोगों के पास फ्रीज होती थी, ठीक है। अभी सबके पास है, उस समय ना किसी के पास मोबाइल थी, ठीक है, ना तो मोबाइल थी, ना तो बहुत सारा टीवी था, रेडियो से काम चलाना पड़ता था, ठीक है। अभी हम लोगों के पास मोबाइल है, ठीक है, मोबाइल है, मोबाइल सबके पास पाई जाती है। इंटरनेट का इस्तेमाल लोग करते हैं, घर बैठे ही पता नहीं पूरी दुनिया से संचार कर लेते हैं। तो बहुत सारा स्तर तो बदला हुआ है। एजुकेशन सिस्टम का अंतर देख लीजिए, पहले किस तरीके से पढ़ाई होती थी, अब कैसे पढ़ाई हो रही है। अब डिजिटल एजुकेशन चल रहा है, घर बैठे आप सारी पढ़ाई कर सकते हैं। तो लिविंग स्टैंडर्ड में गिरावट थोड़ी ना आई है, लिविंग स्टैंडर्ड तो बढ़ा है आदमी का, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा है, हमारा मार्केट की तरफ जो है रीच हमारी बढ़ी है, मार्केट कंपटीशन बढ़ा है। तो वो बस एक एवरेज डेटा है कि उस टाइम पर जो नेशनल इनकम है उसमें जो है उसके शेयर में गिरावट आई है, अलग चीज है। इसमें गिरावट आई है शेयर में, जो नेशनल इनकम में हमारा शेयर था, मतलब जो टॉप बॉटम बॉटम 50% के जो लोग हैं, बॉटम 50% मतलब नीचे के जो पूरे पॉपुलेशन के निचले 50% जो लोग हैं, उनका शेयर जो 1982 में हुआ करता था वो शेयर अब घट गया है। वो शेयर तब 23 दशमलव कुछ था, अभी घटकर 15% हो गया है। तो गिरावट तो आई है, लेकिन हमारे जीवन स्तर
और हमारे रियल इनकम में किसी प्रकार की गिरावट नहीं देखी गई है। ठीक है, इस स्टेटमेंट का ये कहना है। ठीक है, अब वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब जो है, दुनिया की एक संस्था है, पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का एक पार्ट है, वो बताता है कि जो असमानता का स्तर है भारत में, उसके बारे में क्या कह रहा है कि जो भारत के नीचे के 50% लोग हैं, नीचे के 50% लोग हैं, बॉटम 50%, उनको बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल फ्रीडम नहीं मिलता, उनको बहुत ज्यादा इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं मिलता, एक समस्या उनके साथ। ठीक है, इकोनॉमिक फ्रीडम उनको नहीं मिल पाती, और जब इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं मिलेगी तो वो क्या करेंगे, कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे, और वहीं उसी के स्थान पर जो टॉप 1% के लोग हैं, टॉप 1% के जो लोग हैं, वो क्या करते हैं, फ्रीडम एंजॉय करते हैं, उनको इकोनॉमिक फ्रीडम मिलती है। और सीधी सी बात है, जिसको इकोनॉमिक फ्रीडम मिलेगा वही आगे ग्रोथ करेगा। ग्रोथ होने के चांसेस किसके ज्यादा हैं, जिसको इकोनॉमिक फ्रीडम मिल रहा है। अब जिसको इकोनॉमिक फ्रीडम मिल ही नहीं रहा है, वो ग्रोथ क्या करेगा। ठीक है, आगे देखिएगा, जो टॉप 1% है, टॉप 1% जो है वो कितना एक साल का अर्न करते हैं, टॉप 1% जो है वो साल का तकरीबन 53 लाख रुपए अर्न करते हैं। कितना करते हैं, तकरीबन 53 लाख रुपए। और जो बॉटम के 50% लोग हैं, बॉटम के जो 50% लोग हैं, वो कितना अर्न करते हैं, वो अर्न करते हैं 70,000 रुपए तकरीबन। सोच लीजिए कितना ज्यादा अंतर है, आप सोच ही सकते हैं कितना ज्यादा अंतर है। ये 70 नहीं, तकरीबन 71,000 मान लीजिए इसको, 71,000 रुपए। ठीक है, अब क्या है, इससे क्या हो रहा है, जो अमीर और गरीब के बीच का जो गैप है ना, वो और ज्यादा बड़ा हो रहा है। गैप क्या हो रहा है, गैप और ज्यादा बड़ा हो रहा है। इसीलिए कहते हैं कि गरीब और गरीब हो जा रहा है, गरीब क्या हो जा रहा है, और गरीब हो रहा है, और जो अमीर है वो और ज्यादा अमीर हो रहा है। ये यही है कि गरीबी और अमीरी दोनों बढ़ रही है, अमीर और अमीर हो रहे हैं, गरीब और गरीब हो रहे हैं, ये सबसे बड़ी समस्या है। आगे समझिएगा। सॉरी। अब जो गरीब है उनके साथ समस्या क्या है, आखिर उनमें गरीबी क्यों बढ़ रही है, उनके साथ कुछ समस्याएं। पहली समस्या क्या है, लैक ऑफ लैक ऑफ एक्सेस टू कैपिटल। पूंजी उनके पास है ही नहीं है, उनके पास क्या है, पूंजी है ही नहीं, तो कहां से कोई काम कर पाएंगे, उनके पास पूंजी है ही नहीं। दूसरा काम क्या है, जो मेडिकल सेक्टर ये होता है, मेडिकल वगैरह का जो सेक्टर है मेडिकल का, अगर कोई डॉक्टर बनना चाहे, कोई गरीब जो है अपने बच्चे को मान लो न्यूरो सर्जन बनाना चाहता है, ठीक है, न्यूरो सर्जन बनाना चाहता है, तो कैसे बनेगा, मेडिकल कॉलेज का जो खर्चा है या कॉस्ट है वो इतनी ज्यादा आती है कि आप अपने बच्चे को पढ़ा ही नहीं पाएंगे। तो भारत में जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें अगर मेडिकल की पढ़ाई करवानी है तो आप क्या कर सकते हैं, बच्चों को अगर आप न्यूरो सर्जन बनाना चाहते हैं तो फिर तो आपका जीवन खत्म हो जाएगा, नहीं पढ़ा पाएंगे आप। और ये एक एग्जाम्पल दिया है राइटर ने कि भारत में जो न्यूरो सर्जन है ना, उनकी कमाई काफी अच्छी होती है, न्यूरो सर्जन की कमाई काफी अच्छी होती है। तो अगर आप अपना आप खुद को अमीर बनाना चाहते हो न्यूरो सर्जन बनने, लेकिन न्यूरो सर्जन बनने के लिए भी आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो अच्छा, अब इसको दूर कैसे कर सकते हैं हम, इसको दूर कैसे किया जा सकता है। एक भ्रांति है कि क्या हम लिबरलाइजेशन मेडिकल एजुकेशन का कर दें, लिबरलाइजेशन कर दें, लिबरलाइजेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन, क्या कर दें, मतलब उदारीकरण कर दें उसका। दूसरा क्या कर दें, फाइनेंशियल सेक्टर जो है उसका भी वही काम कर दें। ठीक है। लेकिन समस्या क्या है कि इसको अगर हम, तो एक प्रकार से इसको प्राइवेटाइज करना हो गया ना, इसको प्राइवेटाइज करना हो गया, तो क्या गरीब आदमी इसमें इन्वेस्ट कर पाएगा, गरीब कर पाएगा इन्वेस्ट, आप खुद ही बताइए, क्या गरीब आदमी इसमें इन्वेस्ट कर पाएगा, उत्तर है ना, नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए और समस्या बढ़ जाएगी। ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। अब आगे समझिएगा कि ये जो टैक्सेस हैं, अच्छा, एक एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी बन के आता है
क्या हम लोग जो अमीरों पर, मतलब सरकार जो है अमीरों पर टैक्स लगाती है, अमीरों पर टैक्स लगाती है, आपके हिसाब से टैक्स लगाना उचित है? अमीरों पर जो टैक्स लगता है, हाई हेफ्टी टैक्स लगता है, मतलब भारी भरकम टैक्स लगता है, उससे क्या अमीरों अमीरों के ऊपर, या उससे क्या गरीबी दूर हो सकती है? आपको लगेगा कि अमीरों पर टैक्स लगाएगी सरकार, क्या करेगी? उनके ऊपर टैक्स लगाएगी, और टैक्स से क्या करेगी? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ करेगी ना। आपके हिसाब से तो यही लगता है कि रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ होगा, मतलब कि वहां से पैसा खींचकर सरकार गरीबों में बांटेगी, मतलब उनसे टैक्स लेकर क्या करेगी? गरीबों में बांटेगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि उसकी अलग कुछ समस्याएं हैं, उसको मैं आगे डिस्कस करूंगा। अभी फिलहाल समझिए, जो बॉटम के 50% लोग होते हैं, जो बॉटम के 50% लोग हैं, उनको प्रॉपर्टी राइट जो है वो भी नहीं है उनके पास, प्रॉपर्टी राइट नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है उनको उसकी, मतलब इतना उनके पास प्रॉपर्टी ही नहीं है कि उनको सिक्योर महसूस कर सकें वो, या कोई रिस्क ले सकें। देखिए, अगर उनको इन्वेस्टर बनना है, अगर उनको किसी चीज में इन्वेस्ट करना है, तो इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए, कैपिटल होने चाहिए, ठीक है? तभी तो आप रिस्क लेंगे। जब आपके पास कैपिटल है ही नहीं तो आप रिस्क क्या लेंगे? अगर गरीबों की आप टोटल संपत्ति देखेंगे, तो संपत्ति आपको निकल के आएगी तकरीबन 1 लाख रुपए, उनके पास वेल्थ ही 1 लाख रुपए की है। और जो अमीर लोग हैं, जो टॉप 1% है, उनकी वेल्थ तकरीबन 5 करोड़ रुपए है। तो बताइए कौन इन्वेस्ट कौन करने वाला है? इन्वेस्ट करेगा वही अमीर करेगा, गरीब थोड़ी ना कर पाएगा, ठीक है? अमीर इन्वेस्ट करेगा, सबसे बड़ी समस्या तो ये है। तो वो क्या कर सकते हैं? किसी प्रकार का जोखिम ले ही नहीं पाएंगे। जो गरीब व्यक्ति है वो किसी प्रकार का जोखिम नहीं लेगा, वही परंपरागत चीजों में पड़ा रहेगा और गरीब का गरीब बना रहेगा। लोग पूछते हैं ना कि यूपी बिहार से आई एस यूपी बिहार से आईएएस आईपीएस क्यों ज्यादा बनते हैं? तो यूपी बिहार से आईएएस आईपीएस इसलिए ज्यादा बनते हैं क्योंकि यहाँ संपत्ति का क्या है, वेल्थ का क्या है, असमानता है, संपत्ति की असमानता बहुत ज्यादा है यहाँ पर, ठीक है? यहाँ संपत्ति की असमानता बहुत ज्यादा है। तो यहाँ यूपीएससी और यूपीपीएससी का फॉर्म बड़ा आसानी से भर जाता है, 125 रुपए या 100 रुपए लगते हैं, तो हर गरीब आदमी इसको भर सकता है, ठीक है? और उनके पास करने को खोने को कुछ होता नहीं है, धन है नहीं कि खो जाएगा, खोने को कुछ है नहीं, तो पढ़ लिख कर क्या बन जाते हैं? डीएम बन जाते हैं। तो इसीलिए यूपी बिहार से आते हैं। और अन्य जो भारत के और राज्य हैं, जैसे कि तमिलनाडु हुआ, महाराष्ट्र हुआ, गुजरात हुआ, पंजाब हुआ, वहां आप देखेंगे कि वहां के लोग ज्यादा विदेशों में आपको दिखाई पड़ेंगे, विदेश विदेशों में दिखाएंगे। केरल हुआ, वहां के लोग आपको कहाँ नजर आएंगे? विदेश में आएंगे, या बिजनेस करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि वहां संपत्ति की असमानता इतनी ज्यादा नहीं है। यूपी और बिहार में जो जमींदार है उसके पास बहुत जमीन है, जो नहीं है उसके पास नहीं है, ये मामला है, ठीक है? आगे समझिएगा, अगर हमको गरीबी दूर करनी है या इनइक्वालिटी जो है दूर करनी है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सॉरी, हमको ग्रेटर ग्रेटर इकोनॉमिक ग्रेटर इकोनॉमिक फ्रीडम ग्रेटर इकोनॉमिक फ्रीडम फॉर इंडियन पुअर्स, मतलब जो गरीब हैं भारत के, उनको हमें फ्रीडम देनी पड़ेगी। कैसी फ्रीडम? इकोनॉमिक फ्रीडम देनी पड़ेगी, ठीक है? जितनी इकोनॉमिक फ्रीडम अमीरों को मिली हुई है, अगर उतनी ही इकोनॉमिक फ्रीडम हम गरीबों को देंगे, उन पर इन्वेस्ट करने का मौका देंगे, तब वो जाके कहीं हमारे लाइन में आ पाएंगे, ठीक है? अब ये एक बात है। अब जो हायर टैक्स लगाया जाता है अमीरों पर, वो कोई बहुत फायदेमंद वाली चीज नहीं है। हायर टैक्स ऑन रिच, ये कोई बहुत फायदेमंद वाली चीज नहीं है। सॉरी, लगाना चाहिए लेकिन इतनी कोई बड़ी महत्वपूर्ण बात नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात है हमको सॉरी, गरीबों को ही सक्षम बनाना पड़ेगा, ठीक है? 1 मिनट, एक मिनट के लिए सॉरी, थोड़ा सा पानी पी लो। गरीबों को क्या करना पड़ेगा? सक्षम बनाना पड़ेगा, सबसे महत्वपूर्ण चीज है, ठीक है?
देखिए, एक बात और समझिएगा, जब भी मार्केट इकोनॉमी की बात होगी, कोई भी देश, कोई भी मार्केट इकोनॉमी वाला देश, कोई भी देश जो मार्केट इकोनॉमी पर चलता है, जैसे भारत भी अमूमन मतलब उतना तो नहीं, लेकिन मोटा मोटी तौर पर मार्केट इकोनॉमी ही है, क्योंकि अब भारत जो है वो एक प्रकार का कल्याणकारी राज्य है। ठीक है, तो कल्याणकारी राज्य जो होता है ना, उसके दो लक्षण होते हैं। कल्याणकारी राज्य एक तो सुरक्षा भी करता है अपने उनका अपने नागरिकों का, उनको कल्याणकारी योजनाएं भी प्रदान करता है, और उनको खुद भी जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज करने का मौका देता है। ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब क्या होगा, मार्केट इकोनॉमी। और मार्केट इकोनॉमी जब भी किसी भी देश में होगी, वहां पर जो वेल्थ है, वेल्थ की इक्वालिटी पॉसिबल ही नहीं है, ये बात समझ लीजिए। वेल्थ की जो इक्वालिटी है, समानता है संपत्ति की, वो पॉसिबल ही नहीं है मार्केट इकोनॉमी में। ठीक है, क्यों? अब अगर उसका कारण आप पूछेंगे तो मैं बोलूंगा कि बाजारवादी अर्थव्यवस्था जो होती है, बाजारवादी अर्थव्यवस्था जो होती है ना, वो चलती है वो चलती है कंपटीशन पर। ठीक है, किस पर चलती है? कंपटीशन पर। और कंपटीशन में कोई जीतता है और कोई हारता है। ठीक है, जो जीतेगा उसके पास वेल्थ कंसंट्रेशन होगा। क्या होगा? वेल्थ कंसंट्रेशन होगा। और जो हारेगा उसके पास संपत्ति कम होगी, सीधी बात है। तो मतलब इन्वेस्टर्स जो हैं, अच्छे इन्वेस्टर, जो इन्वेस्टर हैं, उनको अगर इन्वेस्ट करके फायदा हो गया तो उनको रिवार्ड मिलेगा। बाजारवादी अर्थव्यवस्था में उनको क्या मिलेगा? रिवार्ड मिलेगा। तो संपत्ति का सृजन होगा। और जब एक जगह संपत्ति का सृजन हो रहा है तो दूसरी जगह संपत्ति की कमी होगी ना, क्योंकि ये तो सर्किल है, एक जगह संपत्ति उठ के दूसरी जगह जाएगी। आज अगर टॉप 1% के पास अगर आज टॉप 1% के पास जो है तकरीबन 40% संपत्ति है, या टॉप 10% के पास अगर आप बोल रहे हैं 65% संपत्ति है, तो जो बचे हुआ ये जो 65% है कहाँ से गया है? ये बचे हुए 90% से ही तो ट्रांसफर हुआ होगा। तो अगर एक जगह संपत्ति आ रही है, दूसरी जगह से जा रही है, बस सीधी सी बात है। ठीक है, ये पूरा मामला हुआ। अब इन्वेस्टर जो अपना वो करेगा, इन्वेस्ट करेगा, या तो दो ही ऑप्शन है उसके पास, या तो वो ग्रो करेगा या तो फिर वो लॉस करेगा। तो जो ग्रो करेगा वो ज्यादा पैसा वाला होगा, जो लॉस करेगा उसके पास पैसे नहीं होंगे, कम होगा। यही पूरा सिस्टम है। और भारत में स्थिति है कि भारत में जो असमानता है वो एक्सट्रीम है। इसीलिए भारत के संबंध में क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम वेल्थ एक्सट्रीम वेल्थ डिस्पैरिटी, भारत में ये समस्या है। ठीक है, एक्सट्रीम वेल्थ डिस्पैरिटी। ठीक है, अब जो टॉप 1% है भारत में, जो टॉप 1% है, उनका मामला क्या है? वो स्पेशल प्रिविलेज जो है वो एंजॉय कर रहे हैं, मतलब उनको विशेष विशेषाधिकार मिले हुए हैं सरकार के द्वारा। ठीक है, उनको क्या मिल रहे हैं? विशेषाधिकार मिले हुए हैं सरकार के द्वारा। और जब विशेषाधिकार मिलेगा तो जाहिर बात है उनसे कंपटीशन करना पॉसिबल नहीं है। क्या होगा? उनसे कंपटीशन करना पॉसिबल नहीं होगा। जैसे जियो हुआ, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हुई जिनको जब गवर्नमेंट ही सीधे बैक कर रही है, उनको जब सुरक्षा दे रही है, उनको अपनी तरफ से विशेष प्रिविलेज दिया है, तो उनसे कौन कंपटीशन कर पाएगा? तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, ये जो सरकार कंपटीशन, ये सरकार जो विशेषाधिकार दे रही है विशेष कंपनियों को, वो विशेषाधिकार हटाया जाए। ठीक है, वो विशेषाधिकार क्या किया जाए? हटाया जाए। तब जाके अन्य लोगों को फायदा कमाने का या कंपटीशन में आने का मौका मिलेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, इस पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तब अन्य लोगों को आने का मौका मिलेगा। ठीक है, और यह फायदा क्या होगा? नेचुरली कहाँ पहुंचेगा? तब फायदा जो है नेचुरली कहाँ पहुंचेगा? इन्वेस्टर के पास। अन्य इन्वेस्टर इन्वेस्टर जो होंगे उनको भी तो फायदा होगा तब। नहीं तो सारा काम क्या कर रहे हैं? ये जो कंपनियां हैं, इनको इनको कौन सिक्योर कर रहा है? इनको सिक्योर कर रहा है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कर रही है, तो जब सिक्योरिटी इनकी नहीं हटेगी जब तक, तो अन्य इन्वेस्टर कैसे मार्केट में आ पाएगा और मार्केट में कैसे अपना काम बनाएगा? ठीक है, और कंपटीशन बढ़ेगा। और जब कंपटीशन बढ़ेगा तो कंपटीशन का फायदा ये होगा कि जो दूसरे अच्छे इन्वेस्टर हैं उनको भी लाभ मिलेगा। ठीक है, ये पूरा मामला है। और इससे क्या होगा? इससे ये नहीं होगा जब ये कंपटीशन होना शुरू हो जाएगा ना, तो कंपटीशन होने से एक बहुत बड़ा फायदा होता है
कि जो संपत्ति है ना, ये किसी के पास टिकती नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। संपत्ति का क्या है, किसी के पास टिकती नहीं है, ये इधर उधर, ये लिक्विड लिक्विड होती है, एक प्रकार की लिक्विडिटी, ये इधर उधर जाती रहती है, तो किसी के पास टिकती नहीं है। जैसे लक्ष्मी जी के बारे में क्या कहा गया है, लक्ष्मी जी कहीं पर अस्थाई नहीं रहती, लक्ष्मी अस्थाई नहीं है, ठीक है। जो मेहनत करेगा, जो हार्ड वर्क करेगा, उसी के पास रहेंगे, और हार्ड वर्क करना बंद कर देंगे तो आपके यहाँ से चली जाएंगे। तो जो अलग से इतना सुरक्षा और विशेषाधिकार सरकार ने दिया हुआ है कंपनियों को, बड़े इन्वेस्टर्स को, अगर वो सारे विशेषाधिकार हटा लिए जाए तो असली में तब कंपटीशन होगा, ठीक है। अब एक लास्ट सवाल ये है कि ये जो हाई टैक्सेस लगते हैं, ये सही है कि गलत? हाई टैक्सेस ऑन रिच, ये सही है गलत? चलिए इस पर समझते हैं। सोचिए कि हाई टैक्स अगर लगाया जा रहा है इन लोगों पर, इंडस्ट्रियलिस्ट पर या इन्वेस्टर पर हाई टैक्स लग रहा है, तो उनके लिए तो फायदा ही है, उनके लिए फायदा है कि उनको सिक्योरिटी मिल रही है। भाई जिस सरकार को पैसा ज्यादा जाएगा, वो तो यही सोचेगी कि यही इन्वेस्टर हमेशा रहे, और ये इन्वेस्टर भी चाहेगा कि वो सरकार हमेशा रहे, तो एक प्रकार से सिक्योरिटी मिल रही है। दूसरा, जो इंडस्ट्री के मजदूर हैं, जो इंडस्ट्री के वर्कर हैं, या नया इन्वेस्टमेंट करना हुआ कुछ, अगर नया इन्वेस्टमेंट करना हुआ तो वो तो होगा नहीं, नया इन्वेस्टमेंट नहीं होगा क्योंकि टैक्स आई है। तीसरा, जो लिविंग स्टैंडर्ड होगा, लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो वर्कर का भी लिविंग स्टैंडर्ड इस पर डिपेंड करता है कि कितना इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्रियलिस्ट कर रहा है। तो जो ज्यादा से ज्यादा टैक्स ही देगा तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, और ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा तो जो जॉब है वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि जॉब अगर बनाना है, जॉब को क्रिएट करना है, तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट भी तो करना पड़ेगा ना। और इन्वेस्टमेंट तो रुक जा रहा है क्योंकि वो हाई टैक्स पे कर रहा है, और जब हाई टैक्स पे कर रहा है तो इन्वेस्टमेंट करेगा नहीं, तो नो इन्वेस्टमेंट, नो इन्वेस्टमेंट, नो जॉब, और नो जॉब तो नो लिविंग स्टैंडर्ड, नो लिविंग स्टैंडर्ड, ठीक है। ये पूरा मामला है, ना तो जॉब रहेगा ना तो लिविंग स्टैंडर्ड रहेगा। इसलिए ऐसा बोला जा रहा है कि हाई टैक्स मत लगाइए, नॉर्मल टैक्स लगाइए, बहुत ज्यादा हाई टैक्स लगाने से कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। और अगर कम टैक्स लगेगा तो ज्यादा ज्यादा इन्वेस्ट करेगा वो, कम टैक्स लगेगा ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, तो ज्यादा जॉब लगेगी, ज्यादा इन्वेस्टमेंट, ज्यादा इन्वेस्ट, ज्यादा जॉब, और लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो भी बढ़ेगा। ये आपका मामला है पूरा, ठीक है। अब आगे समझिएगा। सॉरी। और हमारे मन में एक भ्रांति फैली हुई है, हमारे मन में क्या है, एक भ्रांति फैली हुई है। वो भ्रांति ये है कि जो जितने अमीर वर्ग के लोग हैं, टॉप 1%, उन्होंने हमारी सारी संपत्ति अपने पास रखी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। उनकी सारी संपत्ति गुड्स और सर्विस के रूप में नहीं है, बल्कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के रूप में है। उनकी संपत्ति कैसी है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के रूप में है, एजेंसी के रूप में, जहां पर लोग काम करते हैं। तो ऐसी संपत्ति ऐसी जगह नहीं है कि बस ये उनके पास वस्तुओं के रूप में उपलब्ध है या सर्विस के रूप में, वो बल्कि इंडस्ट्री के रूप में है। तो उससे हम लोगों का क्या होगा, उससे हमका फायदा भी होगा, क्योंकि हम लोग ही तो वर्कर के रूप में वहां पर जाकर काम करेंगे। तो हम जब वहां जाकर काम करेंगे तो हमारा ही फायदा होने वाला है, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोगों के मन में जो एक बात चल रही है कि एक्सट्रीम वेल्थ कंसंट्रेशन हो रहा है, तो वो भी उतनी सही नहीं है, क्योंकि उनकी जो संपत्तियां हैं वो एकदम पैसे के रूप में तो है नहीं। उनकी अपनी इंडस्ट्री है, बहुत सारी कंपनियां, और कंपनियों में बहुत सारे लोग जो है जॉब करते हैं। तो इसका मतलब सबका जॉब इन्हीं वेल्थ पर टिका हुआ है, तो ठीक है। तो उसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करने से बेहतर है, बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करने से बेहतर है कि हम क्या करें, हम जो गरीब हैं उनको ज्यादा फ्रीडम दें, गरीबों को क्या मिले, फ्रीडम मिले, ठीक है। और लास्ट में दो तीन पॉइंट समझ लीजिए कि हमको क्या करना है, मोर इकोनॉमिक फ्रीडम, मोर इकोनॉमिक फ्रीडम टू पुअर। दूसरा, डोंट डोंट हाई द रेट ऑफ टैक्स। दूसरा काम क्या होगा, डोंट हाई द टैक्स ऑफ रेट। और तीसरा क्या होगा, कंपटीशन जो है बढ़ाना पड़ेगा।
कंपटीशन, मार्केट में जो कंपटीशन होता है वो इंक्रीज करना पड़ेगा। ये दो तीन चीजें हैं जिनसे हमें इक्वालिटी बढ़ाने में फायदा होगा। ठीक है, एक एनिमल प्रोटेक्शन बिल के संबंध में कुछ बातें हैं तो समझने का कोशिश करिए आप कि अभी पूरी दुनिया में जो है एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसको शुरू किया जा रहा है। ठीक है, उसको स्टार्ट किया जा रहा है और क्रोएशिया एक देश है, क्रोएशिया ने अभी जल्दी ही अपने वहाँ के जो कानून है उसमें सुधार किया हुआ है। ठीक है, क्रोएशिया ने क्या किया है, अपने यहाँ के कानूनों में सुधार किया हुआ है। क्या सुधार किया है, और जहाँ जितना दंड पहले देता था क्रोएशिया, क्रोएशिया जितना दंड देता था एनिमल क्रुएल्टी के संबंध में, अब उस दंड को उसने क्या कर दिया, और ज्यादा बढ़ा दिया है। दंड को क्या कर दिया है, और ज्यादा बढ़ा दिया है, कठोर कर दिया है। खास करके घरेलू और पालतू जानवर जो होते हैं, घरेलू और पालतू जानवर जो होते हैं ना, उनको अगर बंधक बनाया जा रहा है या उनको मारा पीटा जा रहा है और उनको किल कर दिया जा रहा है, मार दिया जा रहा है, इन सारी परिस्थितियों में जो है वो दंड को और क्या कर दिया गया है, कठोर कर दिया गया है। ठीक है, अभी हाल ही में एक घटना घटी है, आपको बताना मतलब आपसे शेयर कर रहा हूँ कि घटना घटी अभी मुंबई में। मुंबई की घटना है, वो शायद वहीं से आर्टिकल लिया गया, उसी से प्रभावित होकर आर्टिकल बना है। मुंबई में घटना घटी है, जय नाम का एक कम्युनिटी डॉग था। ठीक है, जय नाम का एक कम्युनिटी डॉग था, उसको किसी आवाज मतलब घर में रहने वाले किसी व्यक्ति ने मार डाला। ठीक है, घर में रहने वाले किसी व्यक्ति ने मार डाला, तो उसी से ये एनिमल क्रुएल्टी का जो है आर्टिकल एराइज हुआ है। ठीक है, वो उसी के आधार पर लेखिका ने अपने विचारों को इसमें व्यक्त किया है। ठीक है, और इससे क्या है कि डिमांडिंग स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट एनिमल लॉज, मतलब स्ट्रिक्ट एनिमल लॉ का जो है डिमांड किया जा रहा है कि और ज्यादा कठोर नियम बनाने पड़ेंगे, नहीं तो ये जो एनिमल क्रुएल्टी है बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, एनिमल क्रुएल्टी जो है वो बढ़ती चली जाएगी, उसको रोकने के लिए कठोर नियम बनाने पड़ेंगे। ठीक है, और इसी संबंध में क्रोएशिया के बारे में भी आपको बताया गया। क्रोएशिया एक ऐसा देश है जिसने अपने एनिमल कानूनों में, एनिमल क्रुएल्टी एक्ट में बदलाव किया और उसको और ज्यादा कठोर कर दिया। ठीक है, अब आगे समझिए पीसीए एक्ट के बारे में। ठीक है, पीसीए एक्ट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो है उसको समझिए। देखिए, पीसीए एक्ट जो है उसमें ये कहा गया है, पीसीए एक्ट 1960 1960। ठीक है, पीसीए एक्ट 1960। ठीक है, इसमें इसकी कमी के बारे में बताया गया इस आर्टिकल में। सबसे पहले बात है कि कमी के बारे में जो है डिस्कस किया है, उसमें क्या है, पुअर इन्फोर्समेंट, मतलब ये जो कानून है ना उसको सही ढंग से इन्फोर्समेंट नहीं किया गया इसका। ठीक है, दूसरा इनएडिक्वेट इनएडिक्वेट पेनाल्टी, मतलब जितना दंड देना चाहिए उतना दंड का भी प्रावधान इसमें नहीं है। और अगर पनिशमेंट के बारे में बात की जाए, इस आर्टिकल के अनुसार पनिशमेंट जो होता है उसको हम तीन प्रकार से बता सकते हैं। एक तो पहला क्या होता है, पहले को हम बोलते हैं रिट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं, रिट्रीब्यूशन। रिट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है, प्रतिकार। प्रतिकार का मतलब होता है अगर कोई अपराध हो गया है, वो अगर कोई अपराध हुआ है पनिशमेंट इम्पोज्ड। ठीक है, पनिशमेंट इम्पोज्ड मतलब पनिशमेंट दिया जाता है। क्यों, क्योंकि आपने किसी प्रकार का क्या कर दिया है, अपराध किया हुआ है। तो अपराध, आपके अपराध को एक प्रकार से अवेंज किया जा रहा है कि आप दोबारा ऐसी गलती ना करें। आपको एक प्रकार से बदला टाइप का है, मतलब बदला तो नहीं है, आपके इस घिनौने अपराध को एक प्रकार से दंडित करने का प्रयास किया गया। क्या करने का प्रयास किया गया, दंडित। तो इसको हम बोलते हैं रिट्रीब्यूशन। ठीक है, दूसरा दूसरा क्या है, दूसरा है डिटरेंस। क्या है, डिटरेंस, जिसको हम निवारण बोलते हैं। मतलब किसी भी प्रकार के अपराध से बचाने के लिए, निवारण करने के लिए क्या किया जाता है, इसमें जो अभियुक्त है, अभियुक्त को दंड दिया जाता है। क्यों, क्योंकि वो किसी, उसको मतलब दंड देने का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है कि दो लोगों के प्रति डर, दो लोगों में डर बैठा देना
कि ऐसा ऐसा दंड, ऐसा जो है अपराध कभी हम नहीं करेंगे। क्यों? एक तो जिसने अपराध, जो अपराधी है उसके अंदर डर बैठ जाए, पहला चीज, और जो पब्लिक है उसके अंदर भी ये डर बैठ जाना चाहिए कि अब ये ऐसा अपराध दोबारा नहीं होगा। आखिर दुबई उबई में चौराहे पर क्यों गोली खड़ी करके मार देते हैं? इसलिए मार देते हैं क्योंकि जिससे पब्लिक भी देखे कि अगर इस प्रकार का कोई आप दंड या कोई भी अपराध कर रहे हैं तो आपको भी क्या किया जा सकता है, आपको भी ऐसे ही मारा जाएगा। तो आपके मन में क्या हो जाएगा, किसी भी अपराध के प्रति क्या हो जाएगा, एक प्रकार का डर बैठ जाएगा और आप दोबारा वो अपराध नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और तीसरा टारगेट होता है रीफॉर्मेशन। रीफॉर्मेशन क्या होता है? रीफॉर्मेशन या रिहैबिलिटेशन। इसका टारगेट ये होता है कि आपने जो गलती कर दी है, जो गलती आपने कर दी, जैसे मान लीजिए आपने कोई दंड कर दिया, कोई अपराध कर दिया, तो उस गलती में आप सुधारिए, गलती में आप सुधार करिए, वापस से आपका जो जीवन है उसको सेफ में लाने के लिए, जीवन को दोबारा से बनाने के लिए आपको रिफॉर्मेशन या रिहेबिलिटेशन की व्यवस्था की जाती है अपराधियों के लिए। तो ये 3 प्रकार का पनिशमेंट की प्रणाली है। ठीक है, ये अपने आप में एक बड़ी चीज है। अब आगे समझिएगा कि जो नवंबर 2022 में पीसीए का एक ड्राफ्ट आया। ठीक है, नवंबर 2022 में क्या होता है, पीसीए का ड्राफ्ट आता है। नवंबर 2022 में पीसीए का ड्राफ्ट आता है। पीसीए मतलब क्या? प्रिवेंशन फॉर क्रिमिनल क्रुएल्टी ऑफ फ्रॉम एनिमल्स, पीसीए। ठीक है, पीसीए ड्राफ्ट इसको बोलेंगे। तो पीसीए ड्राफ्ट नवंबर 2022 में आता है। क्यों? पब्लिक के लिए छोड़ दिया गया। ठीक है, पब्लिक के लिए, पब्लिक अपना ओपिनियन इस पर दे। ठीक है, पब्लिक ओपिनियन के लिए। ठीक है, पब्लिक ओपिनियन। अब 1960 में बहुत सारे अमेंडमेंट कर रहे थे। 1960 के जो पीसीए एक्ट है उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट करने के लिए इस ड्राफ्ट को लाया गया। ठीक है, जिसमें कि कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान है। जैसे पहला पहला प्रावधान है फाइव फंडामेंटल फ्रीडम्स फॉर एनिमल्स। 5 फंडामेंटल फ्रीडम्स फॉर एनिमल्स, एक ये महत्वपूर्ण जो है प्रावधान था इसका। और दूसरा इन्हांसमेंट ऑफ द पनिशमेंट, मतलब जो पनिशमेंट दिया जाता है एनिमल क्रूअल्टी में, इन्हेंसमेंट ऑफ पनिशमेंट मतलब जो एनिमल क्रूअल्टी में जो भी दंड दिया जाता है उसको और बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, इसमें अब हुआ क्या कि बहुत सारी चीजें, बहुत कमियां हैं इसमें। एक सबसे बड़ी कमी क्या है, इसमें ये कमी देखी गई है कि इसमें 2 ऑप्शन दिए जाते हैं अपराधियों को। एक तो उनको, जैसे मान लो उन्होंने किसी एनिमल को जान से मार दिया, क्या कर दिया, एनिमल को किल कर दिया। ठीक है, तो इसमें या तो उनको क्या, या तो उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलेगा, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, या फिर फाइन। तो फाइन इतनी कोई बहुत ज्यादा नहीं होती, फाइन ना भरा जा सके। लाइफ इम्प्रिजनमेंट से बचने के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है, तो फाइन भर सकता है। तो रियल में जो दंड मिलना चाहिए वो दंड उनको मिल नहीं पाता है। ठीक है, लेकिन अब ऐसे ही एक मामले में 1954 में एक मामला आया था। ऐसे ही कोई पार्लियामेंट्री कानून पास किया जा रहा था एनिमल क्रुएल्टी के संबंध में 1954 में। तो उस समय जो है वहाँ उस समय की एक महिला नेता थी, उनका नाम था रुक्मिणी देवी अरुणडेल। रुक्मिणी देवी अरुणडेल। ठीक है, रुक्मिणी देवी अरुणडेल ने क्या कहा, उन्होंने बताया कि भारत चूंकि अहिंसात्मक देश है, भारत क्या है, अहिंसात्मक देश है, तो भारत को अपने जो कानून है एनिमल क्रुएल्टी वाले, उसमें भी ऐसे कानून बनाने चाहिए जिससे पूरी दुनिया में एक एग्जाम्पल सेट हो जाए, जिससे दुनिया में क्या हो जाए, एक एग्जाम्पल सेट हो जाए कि अगर कानून बनाया जाना चाहिए एनिमल क्रुएल्टी का तो ऐसा बनाया जाए जैसे भारत का बना है। ठीक है, तो ये पूरा मामला है एनिमल क्रुएल्टी एक्ट से संबंधित। ठीक है, आगे देखिएगा आज के लास्ट आर्टिकल पर, इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। सबसे पहले तो ये जो आर्टिकल है इसमें ये कहा गया है कि जो बिल पास हुए हैं, खास करके बजट बजट के जो बिल पास हुए हैं 2023 में, वो तकरीबन कितने का पास हुआ है, वो तकरीबन है 18 लाख करोड़ का। कितना है, 10 स्टेट में, 10 स्टेट में जो है बजट पास हुआ है, 10 स्टेट में 18 लाख करोड़ रुपए का, तकरीबन 18 लाख करोड़ का। ठीक है, और उन 18 लाख करोड़ में 40% जो बजट है
वो 40% बजट बिना बिना बहस के या बिना डिबेट के ही पास हो गया, मतदान के बिना। ठीक है, समझ में आई बात? बिना मतदान बिना बहस के ही उसको पास करा दिया गया, ये मामला है। ठीक है, बिना चर्चा के पास हो गया, बिना चर्चा के पास हो गया, ये मामला है। तो जब कोई बजट बजट के बहुत सारे अनुदान की मांगे होती हैं, बजट में बहुत सारी मांगे जो हैं जब बिना चर्चा के पास होती हैं, मांगे जब बिना चर्चा के पास हो जाती हैं, बिना चर्चा के जब पास हो जाती हैं, तो उन्हीं को तो हम क्या बोलते हैं, गिलोटिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गिलोटिन। ये कॉन्स्टिट्यूशन का टर्म है कि गिलोटिन क्या है। गिलोटिन यही है जब बजट प्रक्रिया में जिन मांगों पर चर्चा नहीं हो पाती है और उसे बिना चर्चा के ही मतदान करा करके पास कर दिया जाता है, तो इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, गिलोटिन बोलते हैं। जैसे कि बजट सत्र में मंत्रालयों के अनुदान मांगों को बिना चर्चा पारित कराने की जो प्रक्रिया है वो गिलोटिन कहलाती है। ठीक है, अब यही मामला 2023 में 18 लाख करोड़ रुपए का जो बजट पास हुआ उसमें तकरीबन 36 से 40% जो हिस्सा है वो बिना चर्चा के पास हो गया। अब इसमें कुछ आप डेटा देख लीजिए, जैसे कि एमपी में, मध्य प्रदेश में बजट का 85% हिस्सा जो है वो बिना चर्चा के पास हो गया। केरला केरला का अगर स्थिति देखेंगे तो केरल में जो है तकरीबन 78% हिस्सा जो है बिना बजट के प्राप्त मतलब पास हो गया। झारखंड का 75% हिस्सा जो है बिना बजट के पास हो गया, और सॉरी बिना चर्चा के पास हो गया। ठीक है, और जो वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल जो है वहां का भी जो वहां में बजट में बहुत सारे अनुदान जो है बिना चर्चा के पास हो गए। ठीक है, कितना परसेंट है वो? तकरीबन 74%। ये मामला है। ठीक है, अब जो पीएसी पब्लिक अकाउंट कमेटी जो होती है, पीएसी जो है पब्लिक अकाउंट कमेटी, इसका हेड कौन होता है? एलओओ, लीडर ऑफ अपोजिशन, इसका चेयरपर्सन होता है। वो स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट को भी देखती है। स्टेट गवर्नमेंट के स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट को भी ये देखती है। कैसे? क्योंकि सीएजी जो है, सीएजी क्या करता है, इनके अकाउंट को चेक करता है और वो कहाँ अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, पीएसी के समक्ष। ठीक है, ये पूरा मामला है। पीएसी स्क्रूटनी करती है सीएजी की रिपोर्ट्स को। ठीक है, तो थोड़ा सा डेटा के बारे में समझ लीजिएगा। ये पूरा डेटा क्या है, ये मध्य प्रदेश जो आपको बिल्डिंग दिख रही है वो मध्य प्रदेश असेंबली की बिल्डिंग है। ठीक है, मध्य प्रदेश असेंबली की बिल्डिंग है। इसमें देखिएगा एक चार्ट 1 आपको दिखाई पड़ रहा होगा। चार्ट 1 में क्या लिखा हुआ है? चार्ट शोज द प्रोपोर्शन ऑफ बजट पास विदाउट डिस्कशन। तो सीजी सीजी जो है छत्तीसगढ़ है, गोवा जो है, गुजरात में 10%, हिमाचल प्रदेश में 60%, झारखंड में 75%, और केरला में 78%, मध्य प्रदेश में 85%, तमिलनाडु और ये क्या है, तमिलनाडु और ये ध्यान नहीं आ रहा, तेलंगाना, तो यहाँ पर भी जीरो स्थिति है। वेस्ट बंगाल में 74%। और ये नंबर ऑफ सिटिंग एंड रिपोर्ट टेबल्ड बाय पीएसी इन 2023। पब्लिक अकाउंट कमेटी के द्वारा जो सिटिंग और रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है वो दिखा रहा है कि देखते जाइए आप अपने हिसाब से। 50% यहाँ जो हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पर क्या दिखा रहा है, नंबर ऑफ रिपोर्ट टेबल, कितनी रिपोर्ट टेबल की गई, 75%, सॉरी 75 रिपोर्ट, और नंबर ऑफ सिटिंग कितनी हुई, 37। ठीक है, केरला असेंबली का देख लीजिए। केरला असेंबली का 15 सिटिंग हुई और टोटल 3 रिपोर्ट जो है टेबल की गई, मतलब रखी गई पीएसी की कमेटी पर। तो ये पूरा मामला जो है, आगे देखिएगा एक और महत्वपूर्ण टेबल है। इस चार्ट में दिखाया जा रहा है कि कितना स्टेट लेजिस्लेटर बिल पास करने में कितना टाइम लगाते हैं। ठीक है, टाइम कितना लगाया जाता है, तो इसका मतलब है 5+ दिन लग गया। इंडिकेटर देख लीजिए, रेड कलर का है तो 5 से ज़्यादा दिन लग गए। अगर ये हल्का ब्लू कलर का है तो 2 से 5 दिन लगा, और अगर गाढ़ा ब्लू कलर है तो ये उसी दिन पास हो गया। तो आंध्र प्रदेश में 50% के करीब जो बिल हैं वो सेम डे में ही पास हो गए। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का दिखा रहा है कितना, तकरीबन जो है 25% के लेवल पे जो है वो पास हो गए। तो ये सारे जो जितने भी आपको डेटा दिख रहे हैं
ये सारे डेटा दिखा रहे हैं कि बहुत तकरीबन अधिकतर मात्रा में जो बिल है, अधिकतर मात्रा में बिल जो है वो 2 से 5 दिनों में ही हर स्टेट ने पास कर दिया, बहुत ज़्यादा बिना बहस किए। ठीक है, ये पूरा स्टेटमेंट बोल रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या दिखाया गया है, प्रोमलगेटेड बाई स्टेट्स इन ऑर्डिनेंस, मतलब कितना ऑर्डिनेंस जारी किया गया किस स्टेट में। तो आंध्र प्रदेश में 11 ऑर्डिनेंस। ठीक है, उत्तर प्रदेश का एक बार चेक कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश में कितना जारी किया। उत्तर प्रदेश में टोटल कितना जारी किया गया, 20। वेस्ट बंगाल में 1, उत्तराखंड में 5, एसके में 0, पीबी में 0, ठीक है, पीवाई में भी 0, उड़ीसा में 3। ठीक है, यहाँ धीरे धीरे करके क्या दिखेगा, सबसे ज्यादा आपको दिखेगा क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश में, फिर आपको दिख जाएगा आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ पर बहुत सारे वो ऑर्डिनेंस जारी किए गए हैं। ठीक है, कई बार सुप्रीम कोर्ट अपनी गाइडलाइंस में जारी करता है कि इतने ज़्यादा ऑर्डिनेंस जारी करना उचित नहीं है। इससे जो है, इससे जो स्टेट स्टेट गवर्नमेंट जो है उसकी थोड़ी सी कमजोरी दिखती है, स्टेट गवर्नमेंट की कमजोरी नजर आती है। क्योंकि जो गवर्नर होता है वो किसका एजेंट होता है, गवर्नर होता है प्रेसिडेंट का एजेंट। तो इससे थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कृपया करके इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपने दोस्तों के पास इसको पहुंचाएं। जो भी लोग यूपीएससी, यूपीपीएससी और बहुत सारे स्टेट स्टेट सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये करंट अफेयर। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।